धर्म के लिए काम करना, जाति के लिए काम करना, ये बहुत छोटा काम है। पाकिस्तान के भरोसे पे या बांग्लादेश के भरोसे पे आपस में लड़ाने की कोई कोशिश ना करें। उसमें बहुत थोड़ी परसेंटेज है देश के लोगों की जो मलाई खा रहे हैं, जो गलत तरीके से बेनिफिट उठा रहे हैं, सत्ता का भी उठा रहे हैं और हो सकता है वो जुडिशरी में भी उठा रहे हों, क्योंकि क्रीमी लेयर की बात संविधान में है ही नहीं। SC/ST में अगर नई क्रिएट करनी है तो वो काम था पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट में उसकी चर्चा होनी चाहिए। तो क्रीमी लेयर अगर लागू करनी है तो पूरे देश में लागू करो और जो जज बनते हैं उन पे भी लागू करो। किन के बच्चे जज बने, जो एक बार जज बन गया वो नहीं बनेगा दोबारा। और संवैधानिक CM ही नहीं मानता मैं तो उसको। वो पर्ची वाला है, चोरी चकारी वाला CM है, उसकी अपनी हिम्मत नहीं, MLA उसके साथ नहीं, RSS के कहने से वो बना रहेगा। ये RSS जो भाषा बुलवाएगी ये उसी तरह होगा जैसे मदारी बंदर को जो कहेगा डुगडुगी बजाएगा। और CM के पद पे रह के इस तरह की बकवास करना, बहुत छोटी मानसिकता का आदमी है। उसको जितना जल्दी CM पद से हटाया जाए उतना अच्छा रहेगा। बलराज मलिक साहब, आपको तो पहले हमारे चैनल पर स्वागत है। जी जी, थैंक यू। सर, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उस पे आप लोगों ने कुछ भी कमेंट नहीं किया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अत्याचार कहीं पर भी हो, किसी भी मानव पे हो, दूसरे मानव द्वारा, वो गलत है, कहीं भी हो। उसमें बात मैं इसको इन चीज़ों को रंग देने की जरूरत नहीं। हिंदू पे हो रहा, मुसलमान पे हो रहा, ईसाई पे हो रहा या सिख पे हो रहा है, किसी के ऊपर भी अत्याचार होना गलत है। मानव जाति के प्रति अपराध है वो, कोई भी हो, कहीं भी हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पे? ये संवैधानिक पोस्ट का, संवैधानिक पद का अपमान है। ये संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी, संवैधानिक शपथ लिया हुआ आदमी इस तरह की बात नहीं कर सकता, करनी भी नहीं चाहिए। बहुत छोटी बात की है, CM के लेवल की बात ही नहीं। उनको बात करनी थी तो ये कि मिलोगे तो इकट्ठे जियोगे। पूरी मानव जाति का सह अस्तित्व में ही उद्धार होगा, इकट्ठे रहने से ही उद्धार होगा। जाति और धर्म के आधार पे बट के कोई नहीं जी पाएगा सुख शांति से, हमेशा कलेश और झगड़े रहेंगे। मानव जाति को अब तो धर्म के ठेकेदारों से भी और राजनीतिक ठेकेदारों से भी पूछना ये है कि तुम ये बताओ, अब तक या अपनी ज़िंदगी में आपने देश और दुनिया के लोगों को जोड़ने के लिए क्या काम किया, मानव जाति के लिए क्या काम किया? धर्म के लिए काम करना, जाति के लिए काम करना, ये बहुत छोटा काम है। बड़ा काम है पूरी मानव जाति के लिए काम करना, मानव जाति के भाईचारे के लिए काम करना, एकता के लिए काम करना, सुख समृद्धि के लिए काम करना, न केवल 140 करोड़ भारतीयों के लिए काम करना, पूरी दुनिया के लिए काम करना, वो है। अपने पड़ोसी के साथ तो आज तक बना नहीं पाए। बात करते हैं बड़ी बड़ी, दुनिया में लड़ाई रोकने की बात करते हैं, और इंडिया और पाकिस्तान को इन्होंने परमानेंट दुश्मन बना दिया है। जो आदमी अपने पड़ोसी से अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता, अपने पड़ोसी से बना नहीं सकता, उसमें कमी है। इस देश को पाकिस्तान के भरोसे पे या बांग्लादेश के भरोसे पे आपस में लड़ाने की कोई कोशिश ना करें, और ये कोशिश इस देश को बर्बाद कर देगी। ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा ये है कि इंडिया मदद करे, पाकिस्तान की भी मदद करे, बांग्लादेश की भी मदद करे, भूटान की भी करे, श्रीलंका की भी करे। हम जो उनको अच्छा दे सकते हैं, उनके लिए जो अच्छा कर सकते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। एक तरफा मदद करनी चाहिए, अदला बदला नहीं, व्यापार नहीं, मदद, मानवीय मदद। नहीं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से हिंदू समाज जातियों में बट रहा है, जातियों में एक दूसरे से जो आपस में सब अलग हो जा रहे हैं जातीय भेदभाव करके, उस पे ना बटे, हिंदू धर्म एक हो जाए तो बटेंगे, नहीं तो फिर कटेंगे नहीं। हिंदू एक हैं, मनुवादी इनको एक नहीं होने देना चाह रहे। मनुवादी इस देश पे हिंदुओं के ठेकेदार बनना चाहते हैं। हिंदू मनुवादी नहीं है। मनुवादी छुप के अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार बताने की कोशिश करते हैं और हिंदुओं का ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं। हिंदू समाज ये स्वीकार्य नहीं कर रहा, इसलिए वो इस तरह की ढोंगबाजी, षड्यंत्र रचते हैं कि कहाँ पे हिंदू मुसलमान हो जाए, और हिंदू कर करके तुम इनके परोपकार बनो, हिंदुओं के, मुसलमानों से नफरत पैदा करके, और फिर सत्ता पे काबिज हो जाओ, और जो देश में करना चाहते हो, जो शोषण, जो पाखंड, वो चलता रहे। कंगना रनावत, जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद हैं, भाजपा की सांसद हैं, उन्होंने अभी कल ही एक बयान दिया कि किसान आंदोलन में जो है लाशें टंग रही थी और बलात्कार हो रहे थे। एकदम झूठ, फ्रॉड। इस बात पे तो एक्शन होना चाहिए उसके खिलाफ। वो नॉनसेंस बात की उसने, समझ में नहीं आ रहा अकल कहाँ है उसकी, किस तरह की बात कर रही है। बिना उसकी इस तरह की बातें होती तो ये आंदोलन पीसफुल इतने दिन चलता,
और वो भी किसानों का। किसानों ने तो इस देश की डेमोक्रेसी को बचाया है। किसानों ने तो शासन में जो सत्ता के नशे में जो लोग बैठे थे उनके मुंह में उंगली घुमाई है, उनकी गर्दन पकड़ी है और देश की डेमोक्रेसी को, राइट टू एक्सप्रेशन को जिंदा किया है। अगर किसी ने बचाया है तो इस देश के किसान हैं, और जिन्होंने 13 महीने धरना देके पार्लियामेंट द्वारा भी अनपार्लियामेंट्री जो काम किया था, उन्होंने चोरी चकारी से जो कानून पास किया था उस पर हस्ताक्षर किए थे जिन जिन पार्लियामेंट्री, वो भी दोषी अपराधी हैं इस देश के, इस देश की डेमोक्रेसी के, उसको वापस कराने का काम किया था। आई सैल्यूट ऑल फार्मर्स ऑफ दिस कंट्री। ये तो धन्यवाद के पात्र हैं इस देश के किसान, जिन्होंने सत्ता का सामना किया, निरंकुश सत्ता का सामना किया। जब कोई नहीं बोल रहा था इस देश में, बोलने की हिम्मत बची नहीं थी, अपोजिशन नाम की चीज़ नहीं थी, सब चूहों की तरह बिल में घुसे हुए थे अपनी जान बचाने के लिए, और जुडिशरी भी वो काम नहीं कर रही थी जो जुडिशरी को करना चाहिए। अगर देश में राइट टू एक्सप्रेशन कम है तो जुडिशरी को संज्ञान लेना चाहिए। जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनाई है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए देश के लोगों के फंडामेंटल राइट जीवित रहें और लोग फंडामेंटल राइट को एंजॉय करके जिएं, भाईचारे के साथ जिएं, खुल के बोल पाएं और सबको काम करने की स्वतंत्रता हो और देश में एकता, अखंडता हो, भाईचारा हो। पता नहीं उस वक्त जुडिशरी भी शांत थी और बहुत सारे अपोजिशन के लोग और बहुत सारे पत्रकारों को, निर्भीक जो लोग बोलना चाहते थे, उनको जेलों में सड़े रहे, उनको जमानत नहीं मिली। उस मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी भी कहीं ना कहीं इस मामले में कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दी, जो देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सर 1 अगस्त को कि SC ST कोटे में सब कोटा बनाया जाए, और उसके बाद जिस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ी, विरोध की प्रक्रिया, उसके स्वर में 21 अगस्त को भारत बंद किया गया। सबसे ज़्यादा उंगली कॉलेजियम पर उठी, सबसे ज़्यादा लोग जो बोल रहे हैं कि कॉलेजियम में जो है खुद सिफारिश से जो है उनके परिवार के लोग जज बनते हैं। आप खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हमने कई लोगों से बात की तो सबसे ज़्यादा जो उस समाज के लोग थे उनका कहना था कि जो हमारे समाज के जो लोग नहीं वो हमें कैसे बांट सकते हैं। देखिए, संविधान में पूरे ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस की बात है, वो आज तक इन्होंने लागू नहीं होने दिया। कौन है लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों के रूप में, क्यों लागू नहीं होने दिया? क्या वजह है? और कौन लोग हैं आज तक जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बने? गिन लो, किन जातियों से आते हैं, किन समाज से आते हैं, किन परिवारों से आते हैं। मैं तो एक और वो कहूँगा, इसको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ, देश भी ये कहता है, वकील भी ये कहते हैं, जुडिशरी पे कब्जा है, इस कब्जे को ख़त्म करना होगा, इसको लोकतांत्रिक बनाना होगा और सब लोगों को, हर समाज के, हर भौगोलिक क्षेत्र के लोगों को जजों के रूप में यहाँ बिठाना होगा, ताकि देश को पूरी तरह से, जिनको ज्ञान है इस देश का, जो अन्याय के शिकार हैं समाज के लोग, उन सब को समझते हुए प्रियम्बल के मुताबिक और फंडामेंटल राइट्स को तवज्जो देते हुए अपने फैसले सुना सकें, और तभी देश में न्याय होगा। वरना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से देश में न्याय नहीं होता। न्याय होता है उस बात से कि देश में भाईचारा कितना बढ़ा, देश में आर्थिक समानता कितनी बढ़ी, देश में लोग एक दूसरे के साथ कितना जातिवाद खत्म हुआ, धर्म की दीवारें कितनी कमज़ोर हुई, मानव जाति के रूप में 140 करोड़ रुपए लोग कैसे जुड़े, और भारत देश के लोग पूरी विश्व के लिए कैसे अच्छा काम करने में अग्रसर हुए। तब पता चलेगा कि जुडिशरी न्याय कर रही है या फैसले, इस तरह के फैसले कर रही है। सर, मेन स्ट्रीम मीडिया में ये भी कहा गया कि देश विरोधी नारे लग रहे हैं। जो 21 अगस्त को भारत बंद हुआ, जो SC ST समाज के लोगों ने किया, तो कुछ मीडिया चैनल्स पे ये जो है उनके एंकर्स कह रहे थे कि देश विरोधी नारे लग रहे हैं कि क्योंकि जब देश के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, या आम जनमानस की बात करें तो कई लोग ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है जो देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, इतने पढ़े लिखे जज हैं, उन्होंने अगर फैसला दिया है तो गलत कैसे हो सकता है? मैं वैसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल लेमैन है, उनकी बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं, हाँ, अगर उनके मन में आता है ये सवाल तो आता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी तो आदमी बैठते हैं हमारे जैसे, वो कुछ भी गलती कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई भी मानसिकता हावी हो सकती है। वो जरूरी नहीं है कि संविधान के जो मूल आत्मा है, जो मोरालिटी है, बिल्कुल हूबहू फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट तो खुद कह चुकी है कि हम फाइनल कोर्ट हैं, इसलिए हम सही हैं, अदरवाइज हम भी आदमी हैं, हमारे से भी गलती होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या ठीक काम करिए क्या नहीं, कौन पढ़ा लिखा कौन नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा संविधान जो कहता है उसकी मूल भावना, उसके सिद्धांत कितने लागू हुए हैं, और उन सिद्धांतों को लागू करने के बाद इस देश में भाईचारा, आर्थिक समानता और पॉलिटिकल जस्टिस, न्याय कितना बढ़ा है। क्या इस देश का इलेक्शनों पे विश्वास बढ़ा है? क्या इस देश में आर्थिक समानता बढ़ी है?
क्या इस देश में सामाजिक भाईचारा बढ़ा है या अभी भी जातियों के नाम पे एक दूसरे को ऊंचा नीचा समझ रहे हैं? अगर वो अभी भी 70-75 साल में हावी है, चल रहा है, असमानता आर्थिक बढ़ी है और पॉलिटिक्स में लोग गलत बयानबाजी करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, कोर्टें उस पर कार्रवाई नहीं कर पाती, या इस तरह के लोग, आम आदमी, आम जनमानस इलेक्शन में भागीदारी नहीं कर सकता पैसे की वजह से, या जहां करप्शन से चंदा पानी लिया जाता हो, तो इससे पता चलता है कि 75-80 साल में हिसाब किताब सुप्रीम कोर्ट का भी लोगों के सामने है, हाई कोर्ट का भी सामने है। ये बच नहीं सकते ये लोग जवाबदेही से, सब जवाबदेह हैं। जो जवाबदेह नहीं होगा वो एक तरह से असंवैधानिक बात है, और उस संविधान के खिलाफ कहीं ना कहीं संविधान के पक्ष में काम होता तो 80 साल थोड़े नहीं होते देश को, जिसमें भाईचारा बढ़े, आर्थिक समानता बढ़े, सबके पास शिक्षा हो, सबकी चिकित्सा का जुगाड़ हो, और देश न केवल खुद आत्मनिर्भर हो, दुनिया के पड़ोसी देश जो हमारे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, सब देश भी हमारी मदद से आगे बढ़े। ऐसा कितना हुआ है? बहुत कम हुआ है। सर, एक सवाल है कि ये पहला चुनाव ऐसा रहा है आज़ादी के बाद जिसमें कि संविधान बचाने की लड़ाई हर पार्टी लड़ रही थी। हर पार्टी यही दावा कर रही थी कि हम संविधान को बचाने जा रहे हैं, हम संविधान को बचाएंगे। लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं और रिज़ल्ट आ जाता है, उसके बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो उसके बाद हालांकि बहन जी की पार्टी मायावती की पार्टी BSP ने इस फैसले का विरोध किया, RJD और भी कई पार्टियाँ, लेकिन जो मुख्य जो राष्ट्रीय पार्टियाँ थी उन्होंने इस पर बहुत देर से स्टैंड लिया। क्या कहना चाहेंगे? इस चुनाव के समय ये संविधान लहराते हैं लेकिन उसके बाद ये भूल जाते हैं आम जनता की बात। इसीलिए गड़बड़ है ना ये, क्योंकि लोग अगर समाज बटेगा, आरक्षण में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी एजुकेशन में कमज़ोर थे तो वो अच्छी पोस्टें नहीं ले पाए, अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाए, तो समाज में विरोध करने के लिए ये सारा का सारा एक तरह से समाज को तोड़ने के लिए तो इसमें टूटा है समाज। लोगों की एकता। मैं अभी भी SC ST समाज को कहता हूँ कि मिलजुल के रहिए, इस फैसले से ज़्यादा प्रभावित मत होइए, और इससे कुछ नहीं। हाँ, सबका विकास हमारी जिम्मेवारी है, हमारा अपना परिवार है, न केवल SC ST समाज, 140 करोड़ लोग हमारा समाज है, उसमें बहुत थोड़ी परसेंटेज है देश के लोगों की जो मलाई खा रहे हैं, जो गलत तरीके से बेनिफिट उठा रहे हैं, सत्ता का भी उठा रहे हैं, और हो सकता है वो जुडिशरी में भी उठा रहे हों या कहीं और भी उठा रहे हों। वो लोग चाहे जनरल कैटेगरी हो, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, लोगों को ये देखना होगा। मेजॉरिटी समाज चिंतित है, परेशान है, सबको न्याय चाहिए और सबको भागीदारी चाहिए, वो सुनिश्चित करनी है। उसमें चाहे BSP हो, चाहे दूसरी पार्टियां हों। ये जो पार्टियों का लेट लतीफ़ बोलना है ना, ये अपने आप में साबित करता है कि ये लोग पॉलिटिकली वो नहीं है, साउंड नहीं है, वैचारिक रूप से साउंड नहीं है। इनको बोलने में क्या शर्म आती है? परिपक्वता नहीं है, डर है। किस बात का डर है? इसका मतलब लालच है, सिर्फ इलेक्शन जीतना चाहते हो। इस देश में स्टेट्समैनों की ज़रूरत है। पॉलिटिशियन ये इलेक्शन सारा 5 साल इलेक्शन लड़ने की जो तैयारी और जीप निकाले रहते हैं टिकटों के लिए, ऐसे लोग नहीं चाहिए। वो लोग चाहिए जो केवल आज के भी, पूरी मानव जाति, हमारा परिवार जो 140 करोड़, आने वाली पीढ़ी का भी ख्याल करके जो लोग बात कर पाएँ और स्पष्ट बोल पाएँ, तब ये बात चलेगी। क्योंकि क्रीमी लेयर की बात संविधान में है ही नहीं। SC ST में अगर नई क्रिएट करनी है तो वो काम था पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट में उसकी चर्चा होनी चाहिए। क्रीमी लेयर की चर्चा उस संविधान में है ही नहीं। हाँ, SC ST में नहीं है, वो करनी चाहिए थी। और मैं तो एक और कह रहा था, क्रीमी लेयर की अगर बात कर रहे हो तो जनरल कैटेगरी में पूरा करो क्रीमी लेयर। चंद लोगों के बच्चे अफसर बन रहे हैं, वही अच्छे एजुकेशन पा रहे हैं, वही फिर उनके बच्चे अफसर बन जाते हैं, वही जुगाड़ पॉलिटिक्स में करके वही नौकरियां लग जाते हैं, वही प्रोफेसर लग जाते हैं। इस देश के आम बच्चों के लिए तो जनरल कैटेगरी के लिए बहुत मुश्किल है। तो क्रीमी लेयर अगर लागू करनी है तो पूरे देश में लागू करो, और जो जज बनते हैं उन पर भी लागू करो कि इनके बच्चे जज बने। जो एक बार जज बन गया वो नहीं बनेगा दोबारा, कोई और बनेगा। न्याय का ठेका कोई एक परिवार के लोग थोड़ा ले सकते हैं, या IAS IPS एक ही परिवार के लोग बनेंगे, ये नहीं है, वो नौकरी नहीं है। हमारे ये यहाँ जो ये रिजर्वेशन है, ये भागीदारी है। नौकरी तो आप प्राइवेट काम करो और धंधे करो, जो मर्जी करो, कौन रोक रहा है? सरकारी सिस्टम में पूरे देश का डेमोग्राफी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सब लोगों की भागीदारी जरूरी है अच्छे लोकतंत्र के लिए। ये मजबूरी है लोकतंत्र की, इसलिए ये ज़रूरी है। और जनरल कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए पूरे देश के अंदर, ताकि जो एक बार लग गया उसको दोबारा मौका ही नहीं मिले। जो एक बार IAS बन गया उसके बेटों को IAS बनना नहीं देना चाहिए। और काम करो भाई तुम।
तुम्हारे बाप इसमें भागीदारी कर रहे हैं, सरकार में, सिस्टम में, व्यवस्था में, तुम भागीदारी वैसे करो, प्राइवेट करो, बिजनेस करो, नौकरी करो, धंधे चलाओ ना और आगे बढ़ो। तुम सरकारी नौकरियों में क्या, सरकारी नौकरियां नहीं है, ये भागीदारी है और ये पूरे देश का हक है इसमें और सबका हक है। सिस्टम के हिसाब से ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है। सर चलते चलते एक आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, संवैधानिक पद पे हैं, कह रहे हैं कि इस देश में रहना है तो राम जी और कृष्ण जी की जय कहना है। संवैधानिक पद पे सीएम, क्या कहें उनकी इस भाषा पर? अरे पर्ची वाला सीएम है वो, हाँ। वो संवैधानिक सीएम ही नहीं मानता मैं तो उसको। वो पर्ची वाला है, चोरी चकारी वाला सीएम है, उसकी अपनी हिम्मत नहीं, एमएलए उसके साथ नहीं, आरएसएस के कहने से वो बना रहेगा। इबारत से जो भाषा बुलवाएगी ये उसी तरह होगा जैसे मदारी बंदर को जो कहेगा डुगडुगी बजाएगा, उसको कौन कह रहा है? क्या बोलना होगा? राम और कृष्ण बोलना होगा, भारत कहना होगा। हाँ, भारत में रहना है, भारत में रहना है तो राम जी और कृष्ण जी की जय कहना है। बकवास कर रहा वो, बकवास। हमें बुजुर्गों के चक्कर में ज़्यादा नहीं होना, आज की जय बोलो, जीता जिंदे 140 करोड़ जो लोग हैं, हर भाई बहन की जय, तभी होंगे हम। सर वो मुख्यमंत्री हैं, बड़े पद पे हैं, अगर वो इस तरह की भाषा बोलते हैं। बड़ा पद छोटा कर दिया इन लोगों ने, काहे का बड़ा पद? एक पोस्ट है, उस पोस्ट पे कोई आदमी ऐरा गैरा नत्थु प्यारा भी बैठ सकता है, बहुत सारे लुचंगड़ लोग भी बैठ जाते हैं, बहुत भ्रष्टाचारी भी लोग बैठे हैं, सीएम बने हैं, बन नहीं सकते क्या? तो इससे कोई वो ऊंचा नहीं हो जाता। ऊंचे तो इस देश के लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, वही ऊंचे लोग हैं, बाकी कोई ऊंचा लोग नहीं। ये पद पदवियाँ नौकरी हैं, पूरे 140 करोड़ लोगों की नौकरी हैं। वो नौकरी करे, ज़्यादा इस तरह की बकवास ना करे, ये सही नहीं है किसी सीएम के लिए, ये संविधान की बेइज्जती है। ये हमारे मूलभूत जो सिद्धांत हैं, धर्मनिरपेक्षता या सभी रिलीजन के लोगों की एकता और भाईचारा और सबसे अच्छा सीखने का, अब इनका हिसाब आ गया है, पॉलिटिकल पार्टी का भी और रिलीजियस ठेकेदारों का भी, रिलीजियस जगह का भी ऑडिट करने की ज़रूरत है। किसने देश में भाईचारा बढ़ाने के लिए कितना काम किया या जिसने नहीं किया, उन सब को बैन लगाने की ज़रूरत है इस देश में। और सीएम के पद पर रह के इस तरह की बकवास करना बहुत छोटी मानसिकता का आदमी है, उसको जितना जल्दी सीएम पद से हटाया जाए उतना अच्छा रहेगा देश के लिए। सर आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।